यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 हमारा जो जीएस का रहेगा इसका देखेंगे, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसको मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराऊंगा। जैसे मैंने आपको टेस्ट नंबर 10 कराया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी आपको 50 क्वेश्चन, वही सेम रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 9 का। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, वनस्पति प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। वनस्पति के यहाँ पर प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पर विशिष्ट विशेषताएं दे रखी हैं, ठीक। कौन सी विशेषताएं इसको सम्मिलित कर रही है आपको बताना है, ठीक है। पहला देखते हैं। यहाँ से पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये क्या होते हैं? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले में कठोर लकड़ी के वृक्षों के घने हमारे वन है ये होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हमारे इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। और ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ये हमारे मानसूनी वन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये वन शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते क्या है गिरा देते हैं, राइट। ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा, पर्वतीय वन क्या होते हैं? ये ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां शंकुधारी वृक्षों की प्रचुरता यहाँ पर होती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो यहाँ पर पर्वतीय हमारे उच्च पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें पाए जाते हैं आमतौर पर ये कितना 1500 मीटर की जो अधिक ऊंचाई पर यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और तापमान यहाँ पर क्या होगा? कम होता है। इन वनों में 2 जो क्षेत्र होते हैं उसमें विभाजित किया गया, एक तो कम ऊंचाई पर शीतोष्ण वन, दूसरा आपका है जैसे कि अधिक ऊंचाई पर आपको जो शीतोष्ण वन होंगे वो, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, मैंग्रोव यहाँ पर ये केवल महाद्वीपीय के पूर्वी किनारों पर में पाया जाता है तथा इनकी विशेषता सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। चौथा हमारा गलत है, क्योंकि मैंग्रोव जो है ये हमारा नमक से सहिष्णु जो वनस्पति है, जो खारे या जो हमारे लवणीय जल होते हैं उसमें पाया जाता है, और तटीय और एस्चुरी चौड़े क्षेत्रों में पर पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव में अद्वितीय अनुकूल होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन अवशोषण के लिए वायवीय जो जड़ हैं, ठीक है, उनके प्रतिकूल परिस्थितियों के जीवित रहने के लिए यहाँ पर ये सजीव बीज होता है, राइट। ये हमारा समान प्रजातियों में राइजोफोरा, एबिनसेविया, ठीक है, और सोनेराटिया ये शामिल होते हैं। भारत में प्रमुख मैंग्रोव जो सुंदरवन है एक तो पहला, ठीक है। उसके बाद हमारा महानदी डेल्टा उड़ीसा और आपका अंडमान द्वीप समूह यहाँ पर शामिल है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। महाद्वीप के पूर्वी के किनारों पर बोला केवल पाया जाता है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 3 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 युग्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की संगठन की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग निर्मित करते हैं, राइट। पहला क्या यहाँ हो जाएगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल का आयतन का लगभग हमारा जो 99% है, ठीक है, उसके भाग पर यहाँ पर निर्मित करते हैं, राइट। और हमारे वायुमंडल में जो मुख्यतः 78% आपका नाइट्रोजन और 21% आपका ऑक्सीजन यहाँ पर से निर्मित है, ठीक है। और 1% हमारे शेष जो होते हैं जैसे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें वो सम्मिलित होती है। तो हमारा क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत है और इसमें ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि समताप मंडल की विशेषता को यहाँ पर ये बता रहा है, न कि क्षोभ मंडल की। क्योंकि समताप मंडल की विशेषता होती है ये क्षोभ मंडल के ऊपर स्थिर होता है जो लगभग 50 सेंटीमीटर तक विस्तृत होता है, ठीक है। हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थिर होता है, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी आती है, राइट। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा भी, क्योंकि इस परत में ओजोन परत की मौजूदगी के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उसको अवशोषित करती है, जिसमें क्या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जो हमारे क्षोभ मंडल है उसकी तुलना में समताप मंडल को अद्वितीय बनाता है जहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में बोला कमी हो जाती है। तो ये भी गलत हो गया। बचा कि हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से सेकंड का करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? पूछा सही कौन सा, तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भू आकृति प्रकारों के उनके निर्माण के प्राथमिक जो कारक है उसके संबंध में आपको विचार करना है। भू आकृति यहाँ पर है और गठन का यहाँ पर कारक दिया हुआ है, राइट। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है गोखुर झील, ठीक है। गोखुर झील हमारा कहाँ है? नदी द्वारा, जिसको निक्षेपण बोलते हैं, इसको गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है। ये तलछट के निक्षेपण के कारण नदी का प्रभाव मुख्य जो हमारे चैनल है उससे अलग हो जाता है, जो गोखुर झीलों के जो क्या होते हैं निर्माण करता है, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से सही समझ लेते हैं। दूसरा, हिमोड बोल रहा है। हिमोड क्या होगा? हिमोड आपका हिमनदी निक्षेपण एक तरह से बोल सकते हो आप, ठीक है। हिमोड हमारा जो है मोरेन या मलबे, ठीक है, जो चट्टान है उसका निक्षेपण है जो ग्लेशियर द्वारा लाया गया निक्षेपण किया था जिसको, ठीक है। विद टर्मिनल
जो होते हैं ग्लेशियर के अंत में जो होते हैं उसको टर्मिनल बोलते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके किनारे, पार्ट्स मतलब इसके किनारे या मध्यवर्ती या दो ग्लेशियर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमनदी निक्षेपण होता है ये। ठीक है, ये गया नदी द्वारा निक्षेपण होता है। ठीक है, तीसरा छत्रक चट्टानें। छत्रक चट्टानें क्या होती हैं? छत्रक चट्टानें पवन द्वारा छत्रक चट्टानें होती हैं जिनका पवन द्वारा अपर्दन होता है। ठीक है, तो इनको छत्रक चट्टानें बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट है, तो आंसर सही पूछा है तो डी। चौथा नंबर देखते हैं। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी ज्वालामुखी भूआकृति के संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने के कारण लावा पठार और सील्ड ज्वालामुखी जैसी जो हमारी बहुर्वेदी ज्वालामुखी है उसकी आकृति यहाँ पर निर्मित हो जाती है। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट फोर्थ का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि भूआकृतियाँ सतह पर ज्वालामुखी जो गतिविधि है उसको गतिशील प्रकृति का उजागर करती हैं। ठीक है, दूसरा, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है तो बैथोलित और सिल जैसे जो अंतर्वेदी ज्वालामुखी वो भूआकृतियाँ निर्मित करती हैं। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा? देखो बैथोलित क्या होता है? बैथोलित हमारी यदि मैग्मा जो है उसका बड़ा पिंड भूप्रपटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये एक गुंबद के आकार का विकसित हो जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप में ये सब होगा, ये विकसित हो जाएगा। ठीक है, जो आच्छादन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ऊपरी पदार्थ को हट जाने की यही जो धरातल होता है ये इस पर प्रकट होने के लिए, उदाहरण के जैसे हमारा कैलिफोर्निया है वहाँ पर नेवाडा जो बैथोलित है वहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हैं। और ये भू जो आकृतियाँ होती हैं ये भू प्रपटी में होने वाली जो प्रक्रिया है उसको दर्शाती हैं जो लाखों वर्षों में इसकी संरचना को आकार देती हैं। देखो काफ़ी टाइम तक ऐसे जमेगा तो ये गुंबद बन जाएगा, तो लाखों वर्ष इसमें लग जाता है बनने में। तो आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सही पूछा है। पाँचवा नंबर, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 देखते हैं इसको, पाँचवें को। पहला यहाँ से पहला बोला है भूवैज्ञानिक काल के दौरान प्लेटों की गति और स्थल मंडली प्लेटों के परस्पर जो क्रिया है सहित विवर्तनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों और महासागरीय जो बेसिन है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका कथन ये बोला है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला कथन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला कथन यहाँ से हमारा करेक्ट है क्योंकि जो हमारे भूवैज्ञानिक काल है इसमें प्लेटों की जो गति थी वो स्थल मंडली प्लेटों के परस्पर क्रिया के साथ यहाँ पर विवर्तन क्रियाओं के साथ जो परिणाम स्वरूप जो हमारे महाद्वीपीय बेसिन था उसका निर्माण हुआ था। राइट, और इसका महाद्वीपीय बेसिनों में संरचना को आकार भी दिया। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व एक बड़े जो हमारे भूखंड है पेंजिया में विवर्तनिक बलों का यहाँ पर जो कारण ये विकसित हुआ था। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्थल मंडली प्लेटें मेंटल में संवहन धाराओं के कारण संचलन करती हैं जिससे अपसरण अभिसरण और रूपांतरण जो भ्रमण जैसी जो हमारी भ्रंशन जैसी क्रियाएं हैं वो होती हैं। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस महाद्वीपों में पिंडों के अलग अलग होने पर अटलांटिक और हिंद महासागर में सही जो महासागर उसका निर्माण हुआ। ठीक है, और ये महाद्वीपों और महासागर के वर्तमान वितरण की व्याख्या करता है जैसे कि महाद्वीप बहाव और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णन करता है। राइट, देखो ये जो हमारे कथन वाले स्टेटमेंट होते हैं इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए तब आप आंसर कर सकते हो। एक तो पहले ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे दोनों सही है या नहीं, ये सही है या ये गलत, ये बताना है पहले आपको। ठीक है, दूसरी बात बताना है कि ये इनकी व्याख्या भी कर रहा है या नहीं, ये भी बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं स्टेटमेंट हमारे दोनों बातें सही बता रहा था। अब देखते हैं व्याख्या कर रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर बोला था वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक काल था उसमें प्लेटों की गति के बारे में यहाँ पर बता रहा था। इसके बाद जो हमारा स्थल मंडल है काल उसमें मेंटल जो प्लेट है उसकी संबंध धाराओं के बारे में यहाँ पर भी बता रहा है। ठीक है, तो दोनों एक जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर बेसिन का निर्माण करता है और यहाँ पर ये अंतर क्रियाएं जो होती हैं रूपांतरण भ्रंश के कारण ये होती रहती हैं। इसी चीज़ को लेकर आगे दोहरा रहा है बात। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा आंसर दोनों करेक्ट हो जाएगा और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं ये। राइट, तो ये हमारा जो क्वेश्चन होता है रिस्की होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको रिस्क लेके क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अगर पेपर में आएगा तो। राइट, कि क्या पूछ रहा है और क्या सही है। ठीक है, और हो सकता है अगर तो 50% में अगर आपका आता है तो इसको यहाँ पर आपको अगर जैसे 50% आपको पता है कि सही हो रहा है और 50% आपको पता है कि हाँ मेरा गलत भी हो रहा है तो आपको यहाँ पर रिस्क ले लेनी चाहिए। ठीक है, 50-50 का रेशियो आता है तो आपको यहाँ पर रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है, कि आप उसको जो भी आपके मन में आ रहा है उसको मरना है। अगर आपको रेशियो में लग रहा है कि 50 से जरा से भी कम है 45% अगर आ रहा है और यहाँ पे करीब 55% आ रहा है कि हाँ 45% मैं श्योर हूँ 50% भी श्योर नहीं हूँ तो आपको इसको छोड़ देना है क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है महासागरीय जल की गति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ पे कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं। कथन 1 महासागरीय जो धाराएं हैं पृथ्वी के घूर्णन के प्रचलित पवनों और भूभाग के वितरण को प्रभावित करती हैं। राइट, पहला हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है
गर्म महासागरीय धाराएं आमतौर पर उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, जबकि ठंडी धाराएं महासागरीय धाराएं होती हैं आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ध्रुवीय के क्षेत्र की ओर यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट बात बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारे जो भूभाग होते हैं यहाँ पर इसके, ये महाद्वीपों की उपस्थिति की धाराओं के जो प्रवाह है उसके प्रतिरूप परिवर्तन कर देते हैं, जिससे क्या वृत्ताकार जो प्रणाली है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, गर्म महासागरीय धाराएं आमतौर पर निम्न अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती हैं, जिससे क्या ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, जिससे ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित होती है और वैश्विक जलवायु संतुलन यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट बात कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, पहला वाला। ठीक है, घूर्णन वाला जो पृथ्वी का घूर्णन है, इसमें कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। ये तो हमारा पहला सही बोला था, दूसरा आंसर हमारा गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 7वां नंबर है, भारत में मक्का उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कथन 1 कथन 2 वाला, जब तक मैं आपको समझाता रहता हूँ, ये पढ़ता हूँ, उतनी देर में आप इसको सॉल्व किया करो। सिर्फ ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पर अगर ज़्यादा मेहनत करोगे इस क्वेश्चन में, तो एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं 7वां नंबर, भारत में मक्का उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व स्तर पर भारत मक्का उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। भारत मक्का के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है, उत्पादन के विश्व के स्तर पर 7वें स्थान पर, जहां वित्त वर्ष 2018-19 में 9.2 मिलियन हेक्टेयर की खेती की गई थी और 27.8 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो 1950-51 के बाद उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि पहले स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, भारतीय राज्यों में कर्नाटक मक्का के कृषि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जबकि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादकता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, मक्का के बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है, कर्नाटक में मक्का की कृषि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो एरिया है हमारा जो कर्नाटक पास ज़्यादा है, लेकिन आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है और एरिया हमारा कर्नाटक में ज़्यादा है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? सोचना है आपको। दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, सही है एकदम, क्योंकि भारत में मक्के की खेती आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है और जहाँ कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जैसे जो जिले हैं उसमें 12 टन हेक्टेयर तक यहाँ पर उपज होने वाला ये राज्य है। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकंड करेक्ट होगा, पहला गलत होगा। तो क्या होगा आंसर देखते हैं। पहला गलत था, दूसरा सही, तो पूछा क्या सही उत्तर दो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो हमारा जो सही स्टेटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम से कम 27 डिग्री तापमान वाले जो हमारे गर्म महासागरीय जल हैं उस पर विकसित होते हैं, जो उनके निर्माण के लिए आवश्यक ऊष्मा की आर्द्रता यहाँ पर प्रदान करते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल नगण्य होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, और आपका करेक्ट भी है। ठीक है, याद रखना है चीज़ आपको। भूमध्य रेखा पर ये इस बात का जो प्रभाव कम होता है कि जिससे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसकी चक्रवातों द्वारा विकसित होना मुश्किल हो जाता है उसके कारण। ठीक है, तो हमारा सेकंड करेक्ट है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्रीय भाग जिसे आँख के नाम से जाना जाता है, इसकी विशेषता शांत जो मौसम है उसके वायु का आरोहण होती है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्रीय भाग जिसे आँख के नाम से जाना जाता है, आपसे बोलेगा उष्णकटिबंधीय कौन से भाग को हम आँख के नाम से जानते हैं, तो क्या केंद्रीय भाग को। ठीक है, जहाँ शांत मौसम वायु का यहाँ पर आरोहण होता है और आँख के चारों ओर आँख की जो दीवार होती है, ठीक है, जहाँ सबसे तीव्र पवने का यहाँ पर वर्षण होता है, ये चीज़ हमारा जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्रीय भाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 8 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा क्या है? बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी के जो हमारे ब्रह्मा हिमालय हैं और दक्षिण के जो मैदानी क्षेत्र उससे जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख मार्ग है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये किन्नौर को तिब्बत चीन से नहीं जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, खारदुंगला लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा खारदुंगला दर्रा है जो ये सही है, क्योंकि हमारा लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के चीन के स्वायत्त क्षेत्र में तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तीसरा हमारा चौथा गलत है, चौथा करेक्ट है। ठीक है, गलत नहीं, चौथा करेक्ट है, क्योंकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड भारत को चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से जोड़ता है और ये भारत चीन नेपाल के जो हमारे ट्राई जंक्शन के पास यहाँ पर स्थित है। ये भी करेक्ट है। 3 करेक्ट है, 1 2 4। आंसर हमारा
3 स्टेटमेंट सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 9वें का। ठीक है, 9वें का सी। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र जल अफवाह बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपसे 10वें का, भारत में गंगा जल अफवाह बेसिन ब्रह्मपुत्र जल अफवाह बेसिन की तुलना में अधिक राज्यों को यहाँ पर सम्मिलित करता है। राइट, पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि गंगा जो जल बेसिन अफवाह है ये अत्यंत वृहद काफ़ी बड़ा है, जो 11 राज्यों के अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब के जो राज्य हैं इनसे जोड़ता है इसको। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों बंगाल की खाड़ी के जोड़न मुख्य विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के निर्माण का योगदान देता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। भारतीय मानसून प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ICTZ, ठीक है, ICTZ हमारे अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून का यहाँ पर आगमन प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ से? पहला स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। बात जो बोला है जो ITCZ इसके बारे में जो बात बोला है एकदम करेक्ट है। यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट है, तिब्बती पठार गर्मियों में उच्च दाब वाले जो क्षेत्र हैं उसके रूप में कार्य करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आद्य मानसूनी पवनों को आकर्षित करने में सहायता करता है। ठीक है, तीसरा सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान तिब्बती पठार का तापमान अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक हो जाता है, जिससे कम दाब वाला जो हमारा क्षेत्र वो निर्मित होता है। ये तापमान वृद्धि अर्थात हवाओं के अंतर्देशीय क्षेत्र को खींचकर मानसूनी प्रणाली को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा। ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है इसका। तीसरा, महाद्वीप जो प्रशांत महासागर है इसमें अल नीनो की घटना महाद्वीप जो भारतीय मानसून है उसको कमजोर कर देती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटना भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। राइट, तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि अल नीनो की घटना जब हमारा मध्य और पूर्वी प्रशांत को गर्म होना शामिल होता है। ठीक है, इससे क्या समान पवनें एवं दाब की जो प्रणाली है वो बाधित होती है, जिससे क्या हिंद महासागर के ऊपर जो हमारी बढ़ती वायु होता है उसमें कमी कर देती है, जिससे भारतीय जो मानसून है उसमें कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। आपसे बोल देगा जो भारतीय हमारा जो क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से आपका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बताता हूँ कि हिंद महासागर जो हमारा है अल नीनो की घटना पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं डालता है। ठीक है, हमारा जो हिंद महासागर है या भारतीय मानसून पर जो हमारा अल नीनो है कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव डालता है जिससे क्या हमारा मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। पूछा क्या सही ना, तो 1 और 3 बी 11th का। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर यहाँ से वर्षण के निम्नलिखित प्रकार उनकी विशेषताएं आपको मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट। संवहनी वर्षण। ठीक है, संवहनी वर्षण हमारा ये बोल रहा है ये तब होता है जब आर्द्र पवनों को किसी पर्वतीय अवरोध के फलस्वरूप अवरोहण होता है इसका। ठीक है, सेकंड पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो, क्योंकि ये एक प्रकार की वर्षा उष्णकटिबंधीय जो हमारी स्थान है उसके विशेष रूप में होता है। ठीक है, जिसमें क्या कम और तीव्र वर्षण होता है, जिससे क्या है इसके साथ अक्सर चक्रवात भी आते हैं, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है पर्वतीय वर्षण क्या होता है। ठीक है, पर्वतीय वर्षण हमारा ये पर्वतीय वर्षण तब होती है जब आर्द्र पवनों को जो पर्वत है उसके ढाल के अवरोध के साथ अवरोहण होता है। जैसे जैसे हमारे वायु का जो यहाँ पर अवरोहण होता है ये ठंडी होती रहती है, और जो हमारे मेघजनन है उसके लिए संघनित होती रहती है, जिससे क्या पर्वत के पवन है उनमें वाले भाग में यहाँ पर वर्षण होता रहता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका परिणाम बोला पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक गर्म होने से होता है और जिसके कारण वायु अवरोहण होती है। ये ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, वातागरी वर्षण क्या होता है। वातागरी वर्षण होता है आपका जैसे वातागरी वर्षण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उष्ण एवं शीत पवनें एक साथ मिलती हैं। ठीक है, क्या होंगी? जब एक साथ मिलेंगी और उस शीत पवनों का अवरोहण होगा और ठंडी होती है और ये संघनित होती हैं, जिससे लंबे समय तक क्या अत्यधिक वर्षण होता रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या है ये स्थिति जो होगी वातागरी वर्षण कहलाएगी। इस प्रकार की वर्षा को आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़ी होती है। ठीक है, हमारा उच्च और शीत जो हमारी वायुराशि है उसका अभिसरण से संबद्ध। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वातागरी वर्षा जो मैंने आपको ये मैं सिंपल डिफिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये शब्द कुछ क्या लिखा हुआ है। राइट, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझना है, क्या मैं समझा रहा हूँ उसको लेके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिर्फ हमारा सही पूछा है तो फिर एक करेक्ट हमारा कौन सा? तीसरा वाला बी। आगे देखते हैं 30 नंबर। भारत में लैटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लैटेराइट मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन बॉक्साइट या जो फेरिक ऑक्साइड है उसकी प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, पहला नंबर यहाँ से स्टेटमेंट हमारा
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेटराइट मृदा आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, लेकिन बॉक्साइट जो फेरिक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड उसकी मात्रा अधिक होती है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये मृदा मुख्यतः अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड में हमारा करेक्ट है। लेटराइट मृदा जो होती है हमारी अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले जो क्षेत्र उसमें निर्मित होती है, राइट। सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेटराइट मृदा में कौन सी जो फसल उगती है, एक कोई फसल का नाम आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। 13 जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपका, लेटराइट जो मृदा है इसमें लेटराइट मृदा में कौन सी यहाँ पर फसल उगती है, कोई एक फसल का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 13 का आंसर जो भी होगा आपको बताना है, ठीक है। लिखना है 13 और जो भी आंसर होगा ब्रैकेट में आपको कर देना है, ठीक है। देखते हैं, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट था, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो 13 का ऐसा दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, अपनी कम उर्वरता के कारण लेटराइट मृदा चाय, कॉफ़ी जैसे जो फसल उसके लिए अनुपयुक्त होती है, ठीक है। थर्ड यहाँ से गलत है, क्योंकि कम उर्वरता के बावजूद अगर खाद बेहतर रूप से की जाए तो लेटराइट मृदा में चाय, कॉफ़ी, काजू जैसी फसल है इसके लिए लाभदायक होती है। ये अम्लीय मृदा में उत्पादित होने वाली फसलों के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती है, ठीक है। तो क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 ए। इसका आंसर मैंने बता दिया, अगर ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर अपने यहाँ से कर ले जाओगे जो मैंने बताया, ठीक है। बाकी आंसर भी आपको देना है क्या होगा। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखो हम टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये आपका ज्योग्राफी का है, ठीक है। मैंने आपको थंबनेल में बताया भी ऊपर स्टार्ट करने से पहले कि ज्योग्राफी और आपका जो इन्वायरमेंट है प्लस आपका करंट अफेयर सितंबर का है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। आगे 14, निम्नलिखित कथन पर आप बताना है कि चोटियों और उनसे संबंधित जो श्रेणी उस पर आपको विचार करना है। 14 नंबर में पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, पर्वतीय चोटी और पर्वतीय श्रेणी कंचनजंगा पर्वत, जो कंचनजंगा यहाँ पर पर्वत है ये पूर्वी हिमालय में स्थित है, ना कि जास्कर श्रेणी में, तो हमारा गलत हो जाएगा। नंदा देवी, नंदा देवी ये चोटी उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत हो गया। तीसरा, धौलागिरी, धौलागिरी आपको हो जाएगी पश्चिम जो मध्य नेपाल है, धौलागिरी के हिमालय जो क्षेत्र है उसकी श्रेणी में स्थित है, जो महाभारत श्रेणी में नहीं आती है ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अनामुडी, ठीक है, अनामुडी ये पश्चिमी घाट में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 4 करेक्ट है, पूछा सही कौन सा है तो 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, बी 14 का। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, नदी, उद्गम स्रोत और सहायक नदियाँ, ठीक है। देखते हैं इसको 15 नंबर को। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, गोदावरी स्रोत पूछ रहा है और सहायक नदी पूछ रहा है, ठीक है। तो गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद, मतलब गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो नासिक के पास महाराष्ट्र के त्रिम्बकम पठार से उद्गमित होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला ये सबसे पहले लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। बोला महाबलेश्वर से नहीं होती है, महाबलेश्वर से निर्मित जो मतलब उद्गमन, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहाँ से उद्गम होता है? उद्गम मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के पास नासिक का जो आपका त्र्यंबकेश्वर है उस साइड से, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, कृष्णा त्रिम्बक पठार, कृष्णा क्या हो जाएगी? कृष्णा हमारे यहाँ से इसका जो बोला है, कृष्णा नदी हमारा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गमित होती है, ना कि त्र्यंबक पठार, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। कावेरी जो हमारी है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, तो कावेरी नदी हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से स्थित है, जहाँ ताला कावेरी में उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 गलत हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ एक यहाँ पर सम्मिलित है। यह 16 नंबर क्वेश्चन है, एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारत में 4 बार सभी राज्यों में विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ चुनाव यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा जो हमारी राज्य विधानसभा है उसके लिए प्रथम आम चुनाव जो हमारा था 1951 से 52 के बीच यहाँ पर हुआ था, ठीक है। एक साथ आयोजित किया गया था। और 1957, 1957 और 1962 और 1967 ये सब जारी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 में भारत में एक साथ चुनाव जो चक्र था यहाँ पर बाधित हुआ था, राइट। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग होने के कारण यहाँ पर बाधित हो गया था, ना कि यहाँ पर आपातकाल के कारण। तीसरा, एक साथ चुनाव कराने की आवश्यक है कि देश भर में मतदान एक ही दिन में हो, राइट। तीसरा हमारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही दिन में सब मतदान होगा, राइट। क्योंकि इसका डिफिनीशन बताया था, क्योंकि न्यूज़ में जब चल रहा था तो यहाँ पर ये बताया गया था कि एक ही दिन इसका मतलब नहीं होता है, राइट। एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए हमारा एकल दिवसीय मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है? राज्यों के क्षेत्रों में चुनाव चक्रों को संरेखित करने के लिए चरणबद्ध चुनाव तरीके का सुझाव देता है। तो हमारा ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हुआ? सिर्फ एक करेक्ट है, तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 16 का।
17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 17 का। ठीक है, देखते हैं इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका, ये जिला राज्य स्तरीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण जो आयोग है उसके CDRC की स्थापना का प्रावधान करता है। राइट, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन आयोगों का क्षेत्राधिकार वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और मांग की गई जो क्षतिपूर्ति है उसकी राशि के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि मूल्य के आधार पर यहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है ये इन पे निर्धारित होगा। ठीक है, दोनों बातें हमारे यहाँ पर 17 की करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जो दो बातें यहाँ दी हैं ये। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति PAC, ठीक है, जो है इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि इसके तहत ये जो हमारा बोला है लोक लेखा समिति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105, ठीक है, कौन सा 105 और अनुच्छेद 118 के अंतर्गत अधिकार इसको प्राप्त है और लोकसभा प्रक्रिया में कार्य संचालन के नियम है जो 308 के तहत प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गठित करते हैं। ये आर्टिकल आपका गलत दे रखा है। दूसरा, इसका प्राथमिक कार्य वार्षिक ऑडिट जो रिपोर्ट तैयार करना और इसे भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षकों को प्रस्तुत करना। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड भी गलत है क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग द्वारा प्रस्तुत जो हमारे वार्षिक लेखा है परीक्षण उसकी जांच करना, ना कि इसको सौंपना। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत है। तीसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्य समिति के सदस्य के रूप में यहाँ पर चुने जाने के लिए पात्र नहीं है। ये हमारा करेक्ट है क्योंकि जो हमारे मंत्री समिति के सदस्य होंगे इसके रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तुम्हारा सिर्फ एक आंसर है तीसरा, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 19 PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यापार में शामिल पारंपरिक जो कारीगर हैं उसके शिल्पकारों का समर्थन करना। राइट, पहला हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में, ये योजना 2023 की में आरंभ की गई थी और ये जो बढ़ईगिरी लोहार और जो मिट्टी के बर्तन जैसे जो हमारा 18 पहचान के व्यापार है उसमें यहाँ पर शामिल किए गए थे। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह योजना संपार्श्विक मुक्त ऋण को कौशल उन्नयन सहायता यहाँ पर प्रदान करेगी। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि इस योजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय नहीं होगा बल्कि यहाँ पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय जो होता है MSME जो होता है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या होगा, सही कौन सा, 1 और 2 हमारा सही है, तीसरा गलत था, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा 19 का। 20 भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना यहाँ पर नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, 20 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्षा हमारा जो भारतीय रक्षा और सुरक्षा उसको लेकर यहाँ पर जो आयोजित किया था ये करेक्ट है दोनों के बीच में। दूसरा, अमेरिका के बाद UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और चीन के बाद भारत UAE का सबसे बड़ा दूसरा व्यापारिक भागीदार होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड भी बात जो बोल रहा है एकदम करेक्ट है क्योंकि 2022 में यहाँ पर ये जो न्यूज़ में था ये आया था। तीसरा, ऊर्जा क्षेत्रों में UAE जो है जनवरी से सितंबर 2024 तक चक्कर में भारत में कच्चे तेल का शीर्ष निर्यातक रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा गलत है क्योंकि ऊर्जा सहयोग के बारे में अगर देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात भारत के तेल के एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ठीक है, याद रखना है, और ये शीर्ष निर्यातक नहीं है। अक्टूबर 2024 में अनुमान के अनुसार इराक जनवरी सितंबर तक यहाँ पर चक्कर में कच्चे तेल के भारत के यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्ति होने वाला स्थिति रखता है। ठीक है, ना कि यहाँ पर जो UAE है ये, तो गलत हो जाएगा UAE। हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जगह होना चाहिए था आपका इराक। ठीक है, आंसर 1 2 करेक्ट है, तो 2 युग्म हमारे सही हैं। ठीक है, क्या होंगे, 2 युग्म सही है, तो बी हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं COP28 के तहत स्थापित लॉस एंड डैमेज के फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये जलवायु प्रेरित जो आपदा है उससे प्रेरित कमजोर विकासशील देशों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है ये पहली बार जो है COP27 है उसके दौरान यहाँ पर सहमति इसकी प्राप्त हुई थी और COP28 में कुछ सप्ताह पहले ये विकसित एवं जो हमारे अविकसित जो देश हैं उसके कुछ मतभेद को दूर करने के लिए फंड के प्रमुख जो बिंदु उसके सहमत होने के लिए से मंजूरी में कामयाब हुए थे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, फंड को विशेष रूप से विकसित देशों के योगदान के वित्त पोषण यहाँ पर किया जा रहा है। राइट, सेकंड मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो विश्व बैंक जो है इसके आरंभ में लॉस एंड डैमेज फंड की देखरेख करेगा। ठीक है, कौन करेगा, जो आरंभ में हमारा रहेगा ये विश्व बैंक करेगा। पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है।
और धन के स्रोत विकसित देशों जैसे कि आपका अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप संघ और आपका जो भारत, जो साथ ही कुछ विकासशील देश है उसके साथ होंगे। फंड का आकार पुनः पूर्ति चक्र अज्ञात, जो हमारी कुछ ट्रिलियन डॉलर है उसके तत्काल की आवश्यकता के कारण यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो विकसित देश हैं उसके उदाहरण से वित्त पोषण होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा हमारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ना कि विकसित देशों के द्वारा। तीसरा, विश्व बैंक वर्तमान फंड का प्रबंधन कर रहा है, ये मैंने आपको बताया है ना, क्या है, एकदम करेक्ट है। तो दो करेक्ट है हमारे, आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, तो बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 22, एशिया पावर इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एशिया पावर इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया स्थित अनुसंधान संगठन लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित किया जाता है। राइट, क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एपीआई एक द्विवार्षिक सूचकांक है जो 27 देशों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर जो आपके डायनामिक्स है उसको मापता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर जो हमारे डायनामिक्स है इसके आकलन करने के लिए जो वार्षिक जो हमारा उपाय है, द्विवार्षिक नहीं, यहाँ बोला द्विवार्षिक होगा तो द्विवार्षिक नहीं, यहाँ पर एक वार्षिक होगा, तो ये गलत हो जाएगा। एपीआई 2024 संस्करण के अनुसार भारत दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पर शक्ति बन जाएगा। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि इस सूचकांक के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरा तो सही है यहाँ पर बोला है, लेकिन किसको छोड़कर बन जाएगा, जापान को छोड़कर। ठीक है, इस वजह से हमारा तीसरा गलत है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना, गलत कहाँ कर सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 22 का A1। 23, भारत की सीमा परी जो नदियाँ उसके संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको, नदी को यहाँ पर बोल रहा है तीस्ता। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, तीस्ता नदी भारत की बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से उद्गमी होती है और भारत के बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, ये भी हमारा करेक्ट है। गंडक, ठीक है, गंडक आपका हो जाएगा, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी, ये भारत के नेपाल से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, कोसी आपका है, ये नेपाल के उद्गमित होती है और भारत में प्रवाहित होती है, जो भूटान से प्रवाहित नहीं होती है। कहाँ से होती है, ये भारत में प्रवाहित होती है और नेपाल से उद्गमित होती है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 हमारे यहाँ पे सही समय लेते हैं। 24 नंबर देखते हैं। 24 है, लिथियम खनन के यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये निष्कर्षण के दौरान अत्यधिक जल के उपयोग के कारण भूजल स्तर में कमी आ जाती है। ठीक है, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भूजल स्तर की कमी में योगदान देता है और इस जो हमारी स्थानीय जल है उसकी तालिकाओं को प्रभावित करेगा। लिथियम निष्कर्षण का जैव विविधता पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि लिथियम जो निष्कर्षण होगा उसमें जैव विविधता पर यहाँ पर जो प्रभाव होगा पड़े, जिसमें भूमिगत लवणीय जल है उसमें भंडार में लिथियम का निष्कर्षण शामिल होता है, जिसमें क्या है, स्थानीय जल जो स्रोत है वो दूषित होने लगता है। ठीक है, और जोखिम होने का खतरा उत्पन्न होता है, इसलिए क्या जैव विविधता को हानि पहुंचेगी। ठीक है, तो हमारा ये बोला नगण्य प्रभाव पड़ता है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत वैश्विक स्तर पर लिथियम का सबसे बड़ा आयातक है, तीसरा गलत है। ठीक है, हालांकि भारत उत्पादन के आधारित जो प्रोत्साहन PLI जैसी जो योजना है उसके तहत लिथियम बैटरी उत्पादन विस्तार कर रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा आयातक नहीं है। चीन वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 24 का आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 25, PM श्री योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका उद्देश्य वर्तमान में विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाएं के साथ मॉडल जो विद्यालय के रूप में यहाँ पर अद्यतन विकसित करना। राइट, 25 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है उसकी नोडल एजेंसी बनाई गया। राइट, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि 2030, ठीक है, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हमारा SDG जो होता है SDG, ठीक है, इसके साथ जो संरेखित जो इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण इसको शिक्षा रहेगा उसको बढ़ावा देना और भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, दोनों बातें हमारी करेक्ट है। आंसर 25 का C। 26 देखते हैं। सारागढ़ी की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वर्ष 1897 में ब्रिटिश सेना और अफरीदी और जकई आदिवासी जो उग्रवादी उसके बीच यहाँ पर लड़ा गया था। पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कब लड़ा गया था, 1897 में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या है, जहाँ ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सैनिक ने 8000 से अधिक अफरीदी जो हमारे जो आदिवासी उग्रवादी थे उनमें भारी बल के खिलाफ यहाँ पर अपनी पोस्ट का बचाव किया था। दूसरा, इसे भारत के प्रतिवर्ष सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे आंसर हो जाएगा C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के सेमीकंडक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2028 तक सेमीकंडक्टर विनिर्माण की आत्मनिर्भरता क्या हासिल करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा 27 का यहाँ से
जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण की आत्मनिर्भरता हासिल करना। हालांकि इसके लिए सरकार ने जो कोई भी विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की है, यहाँ पे 2028 बोला है तो कोई समय सीमा नहीं बताया इसका। ये भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए घरेलू विदेशी कंपनी को वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा, मिशन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यहाँ पर इसको कार्यान्वयन किया जा रहा है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 करेक्ट हैं, 2 और 3, आंसर हमारा बी यहाँ से 27 का करेक्ट हो जाएगा। 28, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसई के लिए नवरत्न एवं महारत्न की स्थिति के बारे में आपको विचार करना है। महारत्न कंपनियों की तुलना में नवरत्न कंपनियों को निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्त यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि महारत्न जो हमारी है इसके पास नवरत्न की तुलना में अधिक वित्तीय परिचालन यहाँ पर स्वायत्त है, क्योंकि ये सरकार को मंजूरी के बिना परियोजनाओं में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट बोल दिया इसने। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा, महारत्न कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना आवश्यक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, नवरत्न एवं महारत्न दोनों की स्थिति कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत यहाँ पर कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा दी जाती है। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि ये जो दी जाती है ये हमारी वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है वो प्रदान करेंगे, ना कि कॉर्पोरेट मंत्रालय। तो ये दोनों गलत हो गए। सही पूछा है तो केवल 2 बी स्टेटमेंट। 29, हाल ही में समाचारों में देखा गया जूस प्रोब संदर्भ में आपको विचार करना है। ये बृहस्पति के वायुमंडल एवं चंद्रमा के जो अध्ययन है उसके लिए नासा ने यहाँ पर विस्तृत नासा के नेतृत्व में यहाँ पर मिशन बनाया गया। ठीक है, पहला यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा बनाया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA उसके द्वारा, ना कि नासा। तो ये गलत हो गया। बाकी सब सही है, सिर्फ यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगा ESA। ठीक है, अगला है, ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप के जीवन की क्षमता का अध्ययन करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यह उपसतह जल का विश्लेषण करने के लिए उन्नत स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग यहाँ पर करता है। तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पृथ्वी पर जो परे रहने योग्य जो क्षेत्र है उसके बारे में भी ज्ञान का विस्तार करेगा और बर्फीले जो चंद्रमा है उसकी समझ को लेकर यहाँ पर आश्रय देने की क्षमता को बढ़ावा देगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ये नीचे के करेक्ट हैं, 2 और 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर देखते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये अधिनियम सरकार को युद्ध के दौरान शत्रु घोषित लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा इसका 30 का। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, शत्रु संपत्ति अभिरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। गृह मंत्रालय अपने आने वाले जो हमारे सांविधिक कार्यालय हैं उनकी भारत की शत्रु जो संपत्ति अभिरक्षक होंगे उसके लिए यहाँ पर प्रबंधन जिम्मेदार होगा। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, और क्या था? पहला यहाँ से हमारा पहला भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे 30 के करेक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हमारे आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ से 31 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ब्लॉकचेन के जो फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य संवेदनशील सरकारी डेटा के सुरक्षित भंडारण के लिए केंद्रीकृत डिजिटल लेजर को तैयार करना। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि केंद्रीकृत नहीं होगा। ठीक है, ये विकेंद्रीकरण होगा। राइट, ब्लॉकचेन के जो हमारा विकेंद्रीकरण है उस पर जोर देना फ्रेमवर्क पर। तो हमारे यहाँ से ये ना कि केंद्रीकरण पर, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, फ्रेमवर्क वित्त एवं स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में ब्लॉकचेन पर जो प्रौद्योगिकी है उसको अपनाने का प्रोत्साहन करना। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, नीति आयोग फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी यहाँ पर होगा। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत होगा क्योंकि फ्रेमवर्क जो कार्यान्वयन हमारा जिसका कार्यान्वयन करेगा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो करेगा, ना कि यहाँ पर नीति आयोग। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हमारे यहाँ से इसका हो जाएगा सही पूछा है तो केवल 2 में मतलब बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में हाल ही में प्रगति के बारे में निम्नलिखित पर जोड़े गए विचार उसके बताना है। प्रौद्योगिकी और लक्ष्य। ठीक है, देखते हैं इसमें 32 में। यहाँ पर पहला बोल रहा है इसमें टील कार्बन अध्ययन। ठीक है, टील कार्बन अध्ययन जो हमारा आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन जो पृथक्करण है उसको संदर्भित करता है। ठीक है, ना कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को कार्बन मापता है। दूसरा, जिंक आयन बैटरी। ये क्या है? जिंक आयन बैटरी हमारे यहाँ पर होगा, ये गैर विषाक्तता और प्रचुर जो संसाधन है वो लाभ के साथ साथ अब लिथियम आयन बैटरी के लिए भी एक स्थायी विकल्प को प्रदान करेगा। ठीक है, ये भी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत था। तीसरा, बायो E3 नीति। ये क्या है?
ये नीति जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उसके लिए सतत समाधान के रूप में जैव ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। 33 नंबर देखते हैं। 33 है अमोनिया प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह औद्योगिक अपशिष्टों के माध्यम से या सीवेज द्वारा संदूषण के माध्यम से होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 33 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जलीय जीवन के लिए विषाक्त है और मानव शरीर के आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट पे हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जल में अमोनिया की सांद्रता 1 ppm से अधिक है तो मछलियों के लिए यहाँ पर विषाक्त होगा, और मनुष्य में 1 ppm से उससे अधिक के अमोनिया स्तर वाले जो जल है उसके लिए लंबे समय तक यहाँ पर आंतरिक जो ग्रहण उससे आंतरिक अंगों को नुकसान कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 33 का हो जाएगा सी। 34 है निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, इनमें से कितने देश जो लेबनान के साथ सीमा को साझा करते हैं? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एक तो करता है आपका सीरिया, ठीक है, दूसरा आपका इजराइल। राइट, जो हमारा जॉर्डन और तुर्की है ये यहाँ पर इसकी सीमा साझा नहीं करते हैं। राइट, तो लेबनान सीरिया के साथ हमारा जो उत्तरी और पूर्वी सीमा है इजराइल जो है, और इजराइल सीमा साझा करती है, और जॉर्डन या तुर्की के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1 और 2 ए नंबर स्टेटमेंट 34 का करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं। बायोराइड जो आपके जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार उद्यमिता उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर योजना है कुछ। ठीक है, तो देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है बायोराइड जो योजना के संदर्भ में। ठीक है, पहला इसका उद्देश्य है कि जो हमारे बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है जो हमारे जो बायोराइड योजना है इसको जो उद्देश्य है कि हमारा जैव प्रौद्योगिकी और जैव निर्माण नवाचार उद्यमिता वैश्विक स्तर पर नेतृत्व बढ़ाना, इसका ध्यान केंद्रित करना। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है ये उद्योग अकादमिक सहयोग पर केंद्रित है और अनुसंधान के लिए बाह्य जो वित्तीय पोषण है उसका समर्थन करेगा। राइट, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फोकस क्षेत्र हमारा होगा इसका जो जैव आधारित हमारे प्रौद्योगिकी है उसके व्यवसायीकरण के लिए उद्योग अकादमिक जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना और अनुसंधान के लिए बाह्य वित्तीय पोषण को समर्थन करना, और कृषि स्वास्थ्य देखभाल जो पर्यावरणीय स्थिरता है उसको अग्रिम वैज्ञानिक अनुसंधान और कौशल एवं क्षमता के निर्माण के माध्यम से मानव संसाधनों को पोषण करना। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट। आंसर सी। 36 भारत में आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील हमारे यहाँ से हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं 36 का। दूसरा यहाँ से है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारा ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राजस्थान में स्थित है। ये आर्द्रभूमि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है तथा शीतकाल साइबेरियन जो हमारा सारस क्रेन उसके लिए यहाँ पर प्रमुख आवास केंद्र के रूप में काम करता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल है। आगे देखते हैं तीसरा लोकटक झील, ये हमारा जो फुमदी तैरती हुई वनस्पति है उसकी पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, क्योंकि लोकटक झील मणिपुर में स्थित लोकटक झील को अपने एक फुमदी या मतलब एक अद्वितीय तैरता हुआ वनस्पतिक पर्यटन है उसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, एक रामसर स्थल है जो ये आवासीय समुदाय है उसकी आजीविका के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है 36 का। 37 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है। कथन 1 मैंग्रोव तटीय अपरदन तथा तूफानी लहरों के लिए विरुद्ध यहाँ पर प्राकृतिक अवरोधक के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा मैंग्रोव अपनी सघन मूल अवस्था के माध्यम से तरंग ऊर्जा में 75% तक कमी कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। तो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये भी बात हमारी करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंग्रोव तटीय अपरदन की बात कर रहा है, यहाँ भी तटीय अपरदन को लेकर इससे बात बता रहा है कि ये कैसे कार्य कर सकते हैं और कैसे तरंग ऊर्जा को यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मैंग्रोव जो होते हैं ये कार्बन की महत्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित भी करते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जलवायु परिवर्तन के शमन का योगदान देता है। हालांकि ये जो जलीय है कृषि वनों की कटाई और उनके जो बढ़ते समुद्री स्तर उसको खतरे से कारण में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 जलवायु परिवर्तन और भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन है। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की जो प्रतिबद्धता है वह व्यक्त करेगा। राइट, यह व्यक्त की है उसने।
सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत ने वर्ष 2070 तक, न कि 2030 तक शून्य उत्सर्जन जो हमारा है इसको जो प्रतिबद्धता है वो व्यक्त करेगा 2070। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 4.4 टन है, जो वैश्विक औसत का 1.8 टन के प्रति व्यक्ति से काफ़ी अधिक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो इसके बावजूद भारत की जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.8 टन है। कितना है? भारत का बोल रहा है कि 4.4, कितना है? 1.8 होगा, ना कि 4.4। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे के दोनों गलत हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 38 का ए, मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इस टाइप से बी, केवल एक यहाँ से सही हो जाएगा। 39, विविध पहल के बारे में आपको विचार करना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन यहाँ पर है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन हमारा जो रहेगा, पहला जो बोल रहा है ये संधाड़ी वन प्रबंधन तथा कार्बन पृथक्करण, गलत है, क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन हमारा मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषण उसको हानिकारक प्रभाव से बचाना के लिए एक वैश्विक संधि है, ठीक है, जो हमारा संधाड़ी वन प्रबंधन के लिए नहीं। आगे रेड REDD+, ये क्या होता है, ठीक है, ये है, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है UNFCCC के तहत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, और देशों को संधाड़ी वन प्रबंधन जो कार्य प्रणाली उसके लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करना, जो कार्बन पृथक्करण को बढ़ाते हैं और तथा जो जैव विविधता की रक्षा करते हैं, ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए नहीं, ठीक है। दूसरा बॉन कन्वेंशन, तीसरा देखते हैं बॉन कन्वेंशन क्या। बॉन कन्वेंशन इसे प्रवासी जो प्रजाति कन्वेंशन है CMS, ठीक है, उसके रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ये प्रवासी जानवरों को उनके आवासों के संरक्षण के लिए केंद्रित करता है, जो प्रायः कई देशों के साथ यहाँ पर विस्तारित होते हैं, ठीक है। प्रवासियों का जो संरक्षण है ये तो करेक्ट हो गया। कार्टाजोना क्या होगा, कार्टाजोना अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का सुरक्षा, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका कौन सा था 39 का हमारा हो जाएगा बी। हाँ, ये पहला गलत था और दूसरा गलत था, तो 32 करेक्ट है, 39 का बी हो जाएगा। दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 40 देखते हैं। कथन 1 दे रखे हैं, फिर से कथन 2 दे रखे हैं, फिर से यहाँ पे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को विश्व स्तर पर सर्वाधिक सफल पर्यावरण समझौते में एक माना जाता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसने लगभग सार्वभौमिक, किसने, इसकी बात कर रहा है, ये बोला इसने, मतलब इसने, इस वाले ने, ठीक। तो इसकी क्या व्याख्या इसका मतलब करेगा, क्योंकि इसी की बात कर रहा है। अगर मैं कोई बात बोलता हूँ कि इसने ऐसा किया और इसी ने ऐसा कर दिया, मतलब इसी के बारे में बता रहा है वो, ठीक है। तो यही बोला यहाँ पर, ये पॉइंट आपको पकड़ना की पॉइंट है। इसने बोला, इसने इस वाले को लेकर बोला, इसने सार्वभौमिक जो अनुसमर्थन है प्राप्त कर लिया तथा 99% ओजोन क्षयकारी जो इसके रूप में समाप्त कर दिया, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा कि इसकी व्याख्या कर रहा है। अब वो कौन सा है, यह है नहीं, पहला हमारा करेक्ट था और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा सेकंड क्या होगा, इसमें क्या ऑप्शन में है ऐसा, तो सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात भी हमारी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर हमारा 40 का हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट। यहाँ से 41 है। पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक सीमित रखना, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेरिस समझौता हमारा 2015, ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। दूसरा, पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को जो विकसित और विकासशील देशों को प्रति वर्ष न्यूनतम $100 बिलियन जो है उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये हमारा कोपेनहेगन में बताया गया था। कोपेनहेगन का मतलब 15 जो हमारा COP15 था उसमें ये बात बताई गई थी, ना कि जो हमारा ये पेरिस समझौते में। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। बात सही है लेकिन हमारे कोपेनहेगन की बात है। पेरिस समझौता देश की ग्रीन हाउस गैस को सर्जन में कमी लाने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो हमारे महत्वाकांक्षा है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 वर्ष में इन लक्ष्यों का पुनर्वलोकन किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा तीसरा। 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही का 41 का बी। 42, ओजोन क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन क्षरण का प्राथमिक कारण है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। अंटार्कटिका का ओजोन क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध के वसंत ऋतु के दौरान सर्वाधिक स्पष्ट अवलोकित होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ओजोन क्षयकारी गुणों के कारण हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, राइट। तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यद्यपि हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन ओजोन क्षति नहीं पहुँचाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ करेक्ट आपका होगा 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का निकाली संशोधन जो है इन गैसों की जो उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है इसी कारण चरणबद्ध तरीके से कम करने पर केंद्रित है, ना कि उसके ओजोन क्षयकारी के लिए ये, ठीक है। तो सिर्फ 2 करेक्ट है, 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 43, सतत विकास लक्ष्य जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG है। वर्ष 2015 में SDG को यहाँ पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के ऊपर MDG के प्रतिस्थापित किया, राइट। 43 का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, SDG 13 की जलवायु कार्रवाई पर यहाँ पर केंद्रित है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। जो 13 हमारा है जलवायु से निपटने के लिए यहाँ पर ये अनुकूल प्रभाव डालेगा, तो इस वजह से केंद्रित है इस पर।
एसडीजी के भारत की प्रगति को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क एनआईएफ के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें हमारी 43 की एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 43 का हो जाएगा सी नंबर। 44 नंबर, संधारणी कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला देखते हैं, संधारणी कृषि का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करना, ठीक है, ये हमारा इसका उद्देश्य होगा। तो क्या होगा, फसल चक्र जैसे जो हमारी जैविक खेती होती है उसके संरक्षण जैसी कृषि संधारणी पद्धति है उसको यहाँ पर कम करना, ठीक है, उसकी मृदा को उर्वरता में वृद्धि करना और उसकी रासायनिक आदान प्रदान की निर्भरता को कम करना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम संधारणी कृषि में एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली होगी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारी क्या है, 44 के यहाँ पर संधारणी कृषि के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। संधारणी कृषि की प्रथाओं के कुछ उदाहरण जैसे कि हमारी कृषि वानिकी, एक क्या होता है, कृषि वानिकी, ठीक है। और क्या होगा, दूसरा हमारा हो सकता है परिशुद्ध कृषि, जो परिशुद्ध कृषि होती है वो भी हमारे यहाँ पर संधारणी कृषि के कुछ उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। एक हमारी होती है वैश्विक संदर्भ में और एक हमारा जो रहेगा हमारा अब अपना जो हमारा इंडियन संबंध जो होता है इंडियन में, मतलब हमारा राष्ट्रीय संबंध में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये दोनों हमारे इसके प्रथा के जो संधारणी प्रथा उसके उदाहरण होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। कथन 1, कथन 2 फिर से दे दिया है, इसको देखते हैं। कथन 1 क्या है, जैव विविधता के संरक्षण में वनीकीकरण की तुलना में पुनर्वनीकीकरण अधिक प्रभावी है, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पुनर्वनीकरण का उद्देश्य उन क्षेत्रों में मूल वनों को बहाल करना जहां वनों में पूर्ण कटाई हो चुकी थी और वनीकरण में उन क्षेत्रों को वनस्पति उगाना शामिल है जहां मूल रूप से वन थे ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैव विविधता में संरक्षण में वनीकरण की तुलना में पूर्व वनीकरण, यहाँ पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पुनर्वनीकरण को यहाँ पर बता रहा है, राइट। करेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा पहला करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन ये बात कर रहा है वहाँ पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण, यहाँ पर सिर्फ पुनर्वनीकरण की बात कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट सही है लेकिन इसकी व्याख्या सेकंड वाला नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। GWP जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष ग्रीन हाउस गैसों की ऊष्मा का अवरोधन क्षमता को मापता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 46 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कार्बन जो हमारा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका GWP कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि जो हमारा जो प्रशीतन रेफ्रिजरेशन होता है उसमें उपयोग किए जाने वाले जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका मान बहुत अधिक होता है, तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा, 100 वर्ष की अवधि समय अवधि में का मीथेन जो है GWP कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट था और एक तीसरा करेक्ट है, तो आंसर 1 और 3 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रबल भित्तियों के विषय के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। प्रबल भित्तियां केवल उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जल में यहाँ पर पाई जाती हैं, पहला हमारा गलत है, ठीक है। ये अधिकांशतः प्रबल भित्तियां उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती हैं। वहीं ठंडे जल का प्रबल भित्तियां जो गहरे ठंडे क्षेत्र हैं उसमें पाई जाती है, जैसे कि नॉर्वे और हमारा उत्तरी अटलांटिक तट है वहाँ पर, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ये बोला केवल वहीं पर, तो हमारा केवल नहीं है और भी जगह यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रवाल विरंजन, प्रवाल ऊतक जैसे जो हमारे जूंजे थैले हैं इसके शैवाल के निष्कासन के कारण ये होते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है क्योंकि प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की घटना तब होती है जब प्रवाल जूंजे थैले में शैवाल, मतलब जूंजे थैले शैवाल को बोलते हैं जो सहजीवी शैवाल होते हैं उसको बोलते हैं, उसके माध्यम से जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं जूंजे थैले शैवाल, ठीक है। कुछ समुद्र के तापमान के दौरान पर प्रदूषण महासागर के द्वारा अम्लीय जो प्रभावी है कारक उनसे बाहर निकल देते हैं और यहाँ पर निष्कासित कर देते हैं, तो सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 2 और 3 यहाँ से सही होंगे। पूछा सही कौन सा है, तो 2 और 3। आंदोलन के संबंध में आपको विचार करना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी, जहाँ ग्रामीणों ने वृक्ष काटकर वृक्ष से चिपककर उन्हें कटाई से यहाँ पर बचाया था, ठीक है। तो यहाँ से जो 48 है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान का पिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने और मौजूदा जो रक्षा उसको करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देने पर यहाँ पर केंद्रित किया था, ठीक है। सेकंड हमारा गलत है क्योंकि चिपको आंदोलन प्रेरित जो हमारा अपिको आंदोलन है इसकी शुरुआत 1980 में दशक में कर्नाटक के पश्चिमी घाट में हुई थी, ना कि राजस्थान। दोनों आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को मुख्यतः प्रदर्शित किया है, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी स्टेटमेंट यहाँ से 48 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो 48 क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिए, जो पार्ट 2 लाएंगे तो वहाँ से 48 तो हो गया है,
बचेगा 49 और 50 और उसके बाद 51, ठीक है, 51 से 100 तक, मतलब कह सकते हो आप 49 से 100 तक जो रहेगा वो मैं आपको करा दूंगा पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। पार्ट 1 में आपको मैंने 48 तक करा दिया, बाकी इतना जितना मैंने ये आपको कराए, ये आपको इसके जो टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर जो भी क्वेश्चन अगर यहाँ से गलत हो रहा है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, गलत हो रहा है वो क्वेश्चन को डीप टॉपिक पे जाके आप पढ़ सकते हो अंदर से, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, और भी कुछ टाइम बाद मैं आपको 1-2 से 3 दिन बाद डेली टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हो, क्या क्या आपको डेली पढ़ना है क्या है, ठीक है, तो वो आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।